हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज़ वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट योर सक्सेस मेक द नॉइज़। यानी कि आप चुपचाप खामोशी से अपनी मेहनत करते रहो। कोई आपको तंज कस रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई उल्टी सीधी बात बोल रहा है, इन सब बातों पे ध्यान ना दो। क्या होगा इससे? इवेंचुअली जब आप सफल होंगे ना, तब उन सब लोगों के मुंह अपने आप बंद हो जाने हैं। तो क्यों उनको जवाब दे के अपना मुंह भी गंदा करना और उन लोगों के लेवल तक खुद को गिराना और अपनी टाइम एंड एनर्जी वेस्ट करना? क्योंकि मूर्खों को समझा के कोई फ़ायदा हुआ है क्या? दीवार के साथ में मत्था मार के आपका ही सर फूटेगा ना, आपका उस दीवार का तो कुछ नहीं हिलने वाला, राइट? तो बेटर है ऐसे लोगों के साथ में आप बहस ना करें, उनको समझाएं ना कि नहीं मैं ये कर सकता हूँ। ये सब टाइम और एनर्जी दोनों वेस्ट है, ठीक है? और ये दोनों ही आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन चीज़ों को आप सही दिशा में लगाइए ताकि जब आप कामयाब हो जाएंगे ना, तो उन लोगों को अपने आप मुंह बंद हो जाएंगे, आंखें चौधिया जाएंगी कि भाई ये व्यक्ति इतना सफल हो गया, हमने तो कभी उम्मीद भी नहीं की थी, ठीक है? उनको खुद को शर्मिंदगी हो जाएगी। तो आपको बस क्या करना है, आपको ये मन में ठान लेनी है कि मैं इनको वर्बली कुछ नहीं बोलूँगा, मैं इनको जवाब दूंगा अपने सफलता से, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर SSCGL 2024। द इंटरनेट इज़ अ रिसोर्स नॉट जस्ट फॉर एडल्ट्स। इंटरनेट एक रिसोर्स है। रिसोर्स मतलब जिस चीज़ का हम यूटिलाइज करते हैं, ठीक है? संसाधन, एक संसाधन है, ना केवल वयस्कों के लिए, एडल्ट्स के लिए, बट ऑल्सो फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए भी। अब आपको पता है कि सब बच्चों के होमवर्क्स जो होते हैं, एग्ज़ाम की डेट शीट होती है, ये आजकल व्हाट्सएप पे आता है, ठीक है? कई दफ़ा पेरेंट्स इतने एजुकेटेड नहीं होते या एजुकेटेड होते भी हैं, लेकिन अब जैसे जैसे करंट सिनेरियोज चेंज होते हैं, करिकुलम हमेशा चेंज होता रहता है, तो उनको भी अप टू डेट कैसे होंगे वो पेरेंट्स भी अप टू डेट कैसे होते हैं? इंटरनेट के ज़रिए, ठीक है? और उसी देखा देखी में बच्चे भी कई दफ़ा इंटरनेट यूज़ करते हैं। इनफैक्ट आजकल तो बोल जाते हैं कि ये बच्चे जो हैं ये व्हाट्सएप यूज़ करते हुए पैदा हुए हैं, ठीक है? क्योंकि उनको जब छोटे होते हैं, नहीं टिक रहे, तो मम्मा फ़ोन में बेबी शार्क लगा के दे देंगी, राइम्स लगा के दे देंगी, तो बच्चे उसके बिना रहते नहीं हैं। तो हु रिलाई ऑन इट फॉर एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, सोशलाइजिंग एंड सेल्फ रियलाइजेशन एंड अ फियर बेस्ड अप्रोच वुड नॉट ओनली बी काउंटर प्रोडक्टिव। बोल रहे हैं कि ये बच्चे जो हैं ये इंटरनेट को किन किन चीज़ों के लिए, इन सब चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। एजुकेशन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, सोशलाइज करने के लिए, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए। तो इन सब चीज़ों के लिए जब वो इस्तेमाल करते हैं तो उसमें फियर बेस्ड मतलब डराने वाली, कि नहीं तुम ऐसे करोगे तो ऐसे हो जाएगा, भूत आ जाएगा, तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा, ऐसे डराने वाली जो अप्रोच है वो काउंटर प्रोडक्टिव साबित हो सकती है, यानी कि वो हमारे ही अगेंस्ट में जा सकती है, ठीक है? At a time when technology is integrated into all aspects of time, एक ऐसे समय में जब टेक्नोलॉजी जो है वो लाइफ के हर एक पहलू में, एस्पेक्ट मतलब हर एक पहलू में घुस चुकी है, हाउ कैन सोसाइटीज़ मोस्ट वल्नरेबल मेंबर्स बी बेटर प्रोटेक्टेड फ्रॉम इट्स हार्म? तो जो हमारे समाज का सबसे वल्नरेबल, सबसे एट रिस्क वाला जो सदस्य है, मेंबर है, वो कौन है? बच्चे। क्योंकि उनके अंदर इतनी समझ नहीं होती कि क्या सही है क्या गलत। और जाहिर तौर पे आप लोग अब 18+ हो चुके हैं, कई लोग अभी अंडर 18 होंगे, थोड़ा बहुत ही फ़र्क होगा, ज़्यादातर 18+ होंगे, ठीक है? आप खुद बताइए कि आप यूट्यूब के ऊपर, आपको पता है यूट्यूब आपका टाइम वेस्ट कर रहा है, ठीक है? आपको पता है इंस्टाग्राम आपका टाइम वेस्ट कर रहा है, आपको पता है आज से 4 साल बाद जाके ये रील्स, ये वीडियोस आपके कहीं काम नहीं आने वाले। जो आप रील्स देखते हैं, शॉर्ट्स देखते हैं, ये कहीं काम नहीं आने वाले। बट हमारा अटेंशन स्पैन उतना सा ही हो गया है, 30 सेकेंड, 1 मिनट, इतना सा अटेंशन स्पैन हमारा हो गया है और हम उनसे एडिक्टेड हो चुके हैं। हमें पता है कि वो हमारे काम नहीं आएंगे, स्टिल हम उनको इस्तेमाल करते हैं। तो जब हमें नहीं, हम उनसे नहीं बच पा रहे, तो ये बच्चे कैसे बचेंगे, ठीक है? तो उनको बचाना कैसे पॉसिबल है, ये सवाल उठाया है। A question like this one lay behind the observations on May 6। बोल रहे हैं इस तरीके का एक सवाल जो है वो कारण बना, किस चीज़ का ले बिहाइंड मतलब कारण बना, किस चीज़ का कारण बना? जो कुछ ऑब्जर्वेशन मतलब टिप्पणियाँ की गई 6 मई को, किसके द्वारा? बाय अ सिंगल जज बेंच ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट की एक सिंगल जज की बेंच ने ये ऑब्जर्वेशंस करी, विच सेड efforts to protect minors should go beyond teaching them about good touch and bad touch. In
फिजिकल वर्ल्ड। बोल रहे हैं कि बच्चों को बचाने के, प्रोटेक्ट करने के जो एफर्ट्स हैं वो केवल गुड टच और बैड टच तक सीमित नहीं रह जाना चाहिए। सिखाते हैं ना बच्चों को गुड टच बैड टच, यहाँ पे नहीं टच करना चाहिए, यहाँ पे कोई टच करे तो मम्मा पापा को बताओ या स्कूल में मैम को बताओ, राइट। तो गुड टच बैड टच की एजुकेशन तक ही नहीं सीमित रहना चाहिए, उससे आगे भी बढ़ना चाहिए। उससे आगे क्या, इंटरनेट पे किस तरीके के प्रेडेटर्स हैं, किस तरीके के आप लोगों को अप्रोच कर सकते हैं, ये भी बताना चाहिए। अब रिसेंटली कुछ एक केस हुआ था कि एक 6-7 साल की बच्ची का इंटरनेट पे जो ये फ्रेंड्स फेसबुक वगैरह होता है, इस पे किसी से चैटिंग करते करते एक फ्रेंड बन गया। उस बच्ची को पता नहीं, उस बच्ची को लगता है कि मेरी एज ग्रुप का बच्चा है, उस बंदे को लगता है कि मेरी एज ग्रुप की लड़की है, ठीक है। और जब वो उन दोनों ने मिलने का प्लान बनाया और जब वो बंदा वहाँ पे मिलने पहुंचा तो उसके पेरेंट ने देखा कि 40-45 साल का एक बंदा 6 साल की बच्ची से मिलने आया है। अब अगर सोचो, हो सकता है कि उस बंदे को नहीं पता हो, लेकिन अगर ऐसा कोई गलत नीयत वाला, गलत फिलॉसफी वाला, गलत थिंकिंग वाला कोई व्यक्ति होता तो वो 6 साल की बच्ची का जिंदगी कैसी हो सकती थी, राइट। तो हमें नहीं पता, हम उनको गुड टच और बैड टच समझा के नहीं बचा सकते। अब हमारे जो प्रेडेटर्स हैं उनकी रीच चेंज हो चुकी है, उनकी अप्रोच चेंज हो गई है। वो किसी को छू के नहीं अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं, उनको खराब करप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, पर और बहुत सारे तरीके हैं, इंटरनेट उनमें से एक है। Invoking the concept of virtual touch, Justice Swarnakanta Sharma said minors must be equipped with the knowledge and tools to navigate online interactions safely. तो बोल रहे हैं इन्वोक करना, इन्वोक मतलब किसी चीज़ को नियम बनाना। तो क्या नियम बनाया कि वर्चुअल टच का एक कंसेप्ट का उन्होंने नियम बनाया, और इस पे जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा, जो सिंगल जज की बेंच थी ना, उन जज का नाम क्या था, जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा, ठीक है। इन्होंने कहा कि बच्चों को हमें इक्विप्ड करना पड़ेगा। इक्विप्ड करना मतलब सुसज्जित करना पड़ेगा, जैसे हथियारों से लैस है तो उनको नॉलेज से लैस करना पड़ेगा, नॉलेज उनको देना पड़ेगा किस चीज़ का, और उनको टूल्स देने पड़ेंगे, ऐसे जरिए बताने पड़ेंगे कि वो ऑनलाइन इंटरैक्शंस को सेफली कैसे हैंडल कर सकें एंड रिकॉग्नाइज पोटेंशियल रिस्क लर्किंग इन साइबर स्पेस। और जो पोटेंशियल रिस्क फैले हुए हैं, ढूंढ रहे हैं अपने शिकारों को, ठीक है, छिपे हुए हैं साइबर स्पेस में, साइबर की दुनिया में, उनको हमें उन बच्चों को पहचानना सिखाना होगा कि नहीं ये गलत हो सकता है, ये करप्ट हो सकता है। More than 3 decades since the internet entered the public domain, पूरे 3 दशक से भी ज़्यादा समय हो गया है जब इंटरनेट ने पब्लिक डोमेन में अपना हाथ आजमाया था, पब्लिक डोमेन में ये शामिल हुआ था, ठीक है, सार्वजनिक किया गया था। द अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ द वर्ल्ड वाइड वेब इम्पैक्ट सोसाइटी, लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग है, समझ है कि ये वर्ल्ड वाइड वेब WWW जो है वो किस तरीके से हमारे समाज को इम्पैक्ट करेगा, स्पेशली चिल्ड्रन एंड यंग एडल्ट्स स्ट्रगल्स टू कीप पेस विद द एवोल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी इटसेल्फ। खास तौर पे बच्चों में और यंग एडल्ट्स में इससे ये क्या होता है, हम इसको स्ट्रगल कर रहे हैं, हम इस जो जिस गति से टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, डेवलप हो रही है, उस गति से हम अपने बच्चों को वो चीज़ें नहीं सिखा पा रहे कि कैसे यहाँ से प्रोटेक्ट होना है, आपको खुद को कैसे बचाना है। यंग एडल्ट्स को हम इससे नहीं बचा पा रहे। कितने सारे सुसाइड केसेस केवल और केवल इंटरनेट पे ट्रोलिंग की वजह से हो रहे हैं, राइट। और वो क्या है, वो एक तरीके का बुलिंग है। अब स्कूल्स में आपने एंटी बुलिंग के, एंटी रैगिंग के लॉज बना दिए, लेकिन इंटरनेट पे आप बुलिंग कैसे रोकेंगे? जो इंटरनेट पे आपको हेट कमेंट्स मिलते हैं, जो इंटरनेट पे आपको ट्रोल किया जाता है पूरी एक ट्रोल आर्मी के ज़रिए, वो आप कैसे रोकेंगे? और बच्चों को उससे कैसे, हम अब बड़े भी इतने समझदार होके भी हम लोग अगर उससे अफेक्ट हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं, तो वो तो बच्चे हैं, कोमल हृदय हैं, कोमल दिमाग हैं, वो तो ज़रूर अफेक्ट होंगे, ठीक है। कॉम्प्लिकेटिंग दिस is the fact that generations of so-called digital natives that have emerged since the late 1990s, बोल रहे हैं कि अब इसका एक इसको और कॉम्प्लिकेट करने वाला एक तथ्य क्या है कि जनरेशन्स, पीढ़ियाँ, किस चीज़ की, कौन सी पीढ़ियाँ? डिजिटल नेटिव मतलब स्थानीय, जो हम तो भाई पैदा ही डिजिटलाइज्ड हुए हैं, हमारी तो ये अपनी दुनिया है, डिजिटल वर्ल्ड जो है हमारा अपना दुनिया है। उस जनरेशन का दैट हैव इमर्ज सिंस लेट 1990s, जो कि 1990s के अंत के सालों में शुरुआत हुई थी,
हैव लिमिटेड और नो एक्सपीरियंस ऑफ द वर्ल्ड विदाउट द इंटरनेट। उनको इंटरनेट की बिना का दुनिया का या तो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है। अब 2003-4 में जो बच्चे पैदा हुए हैं उनको तो बिल्कुल ही नहीं पता कि इंटरनेट के बिना दुनिया कैसे चलती है, कैसे पहले ज़माने में चिट्ठियाँ लिखा करते थे या पेन फ्रेंड्स हुआ करते थे, ये चीज़ें तो उनको पता ही नहीं है। आप में से भी कई बच्चे होंगे जिनको ये कंसेप्ट पता ही नहीं होगा कि पेन फ्रेंड क्या होता है, नहीं पता होगा कि किस तरीके से आप एक अनजान लेटर बॉक्स में लेटर डाल के अपने एक अनजान फ्रेंड को लेटर लिखते थे, नहीं पता ये सब चीज़ें, राइट। और लेटर्स लिखने का भी कंसेप्ट नहीं पता। आप पैदा ही फेसबुक और इंस्टाग्राम और इन दुनिया में हुए हो, ठीक है, तो आपको पता ही नहीं है इस टेक्नोलॉजी का। Even though as those responsible for putting safeguards in place continue to frame the unique challenges of the digital world in analog terms, और वो लोग जो जिम्मेदार हैं कि भाई इनको सुरक्षा प्रोवाइड की जाए, जो इस चीज़ की जिम्मेदारी जिनकी है, वो क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू टू फ्रेम द यूनिक, वो और नए नए कुछ तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि वो क्या कर सके, यूनिक चैलेंजेस लेकर आ रहे हैं, यूनिक नए नए तरीके के चैलेंजेस उनके सामने आ रहे हैं डिजिटल वर्ल्ड के। कहाँ पे, एनालॉग के टर्म्स में, यानी कि जो लोग पीछे छूट गए ना, जो डिजिटल वर्ल्ड के पहले की दुनिया में थे, उन लोगों को भी नई नई परेशानियां यहाँ पे फेस करनी पड़ रही हैं। जैसे कि अब जो एडल्ट्स हैं उनको कईयों को नहीं इंटरनेट चलाना आता, तो उनसे कोई भी OTP मांग लेता है, भाई ये फ्रॉड हो गया, वो फ्रॉड हो गया, तो इस तरीके के चैलेंजेस उनको भी फेस करने पड़ रहे हैं। जबकि उनकी जिम्मेदारी है बच्चों को प्रोटेक्ट करना, लेकिन वो खुद ही इस तरीके के चैलेंजेस में फंस जा रहे हैं। There is little doubt that the pervasiveness of the internet has made it easier for children and young people to be exposed to danger। बोल रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ा संदेह है। किस चीज़ का संदेह, कि जो परवेजिवनेस है, परवेजिवनेस मतलब जो बड़े तौर पे जो इसका नेचर है, किस चीज़ का नेचर, इंटरनेट का, वो क्या है, वो उसने आसान कर दिया है बच्चों के लिए और युवा नौजवानों के लिए कि वो खुद डेंजर्स के मुंह के आगे खड़े हो जाए, खुद डेंजरस स्थितियों में पड़ जाए, इंक्लूडिंग चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़, जिसमें चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ भी शामिल है, ऑनलाइन हरासमेंट भी शामिल है, साइबर बुलिंग भी शामिल है और ब्लैकमेल भी शामिल है। अब आप में से कितने बच्चे हैं जिन्होंने इंस्टाग्राम पे जो अकाउंट्स हैं वो अपने पीयर प्रेशर में आके बनाए हैं कि यार मेरे सारे फ्रेंड्स तो इंस्टाग्राम पे बात करते हैं, ठीक है, वो लोग आपस में एक दूसरे की फ़ोटोग्राफ शेयर करते हैं, मुझे तो कोई जानकारी मिलती नहीं, कॉलेज में आके वो लोग इसके बारे में बात करते हैं और मैं क्या बात करूँ उनसे, तो मैं क्या हूँ, मैं लेफ्ट आउट फील करता हूँ, ठीक है, मैं अलग थलग फील करता हूँ, मैं उस ग्रुप से अलग कटा हुआ फील करता हूँ और मुझे फियर ऑफ मिसिंग आउट हो रहा है, यानी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ है इंस्टाग्राम और मैं मिस कर रहा हूँ, ऐसी फीलिंग आती है, ठीक है। तो ये जो हैं ये कुछ डेंजर्स हैं जिनमें हम बच्चों ने खुद अपने आप को खुद डाल दिया है इन स्थितियों में, क्योंकि हमें लगता है कि हमसे कुछ छूट जाएगा, राइट, दुनिया आगे निकल गई, इंस्टाग्राम चला के दुनिया बहुत आगे निकल गई और हमसे कुछ छूट रहा है, और फिर हम चल गए इंस्टाग्राम पे और फिर हम करने लगे टाइम वेस्ट। Existing laws such as Protection of Children from Sexual Offences (POSCO) Act and the Digital Personal Data Protection Act, which mandates that parental consent be taken for processing of a child's data, go some way towards addressing these concerns। बोल रहे हैं कि अभी जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं, जो भी नियम चले हुए हैं, जैसे कि एक है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस पॉस्को एक्ट और दूसरा है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। इसमें क्या किया गया है, इसमें मैंडेटेड किया गया है, ज़रूरी बनाया गया है कि भाई पेरेंट का कंसेंट लिया जाना चाहिए अगर किसी बच्चे का कोई डेटा जो है वो इंटरनेट पे डाला जा रहा है। तो ये कुछ अच्छे अग्रणी कदम हैं, आगे बढ़ने वाले कदम हैं अगर हम इन चिंताओं को, इन कंसर्न्स को हटाना चाहते हैं तो। बट लेजिस्लेशंस कैन ओनली प्ले अ लिमिटेड रोल, लेकिन कानून जो है, जो इस तरीके के प्रावधान लाए जाते हैं, ये थोड़ा बहुत रोल कर सकते हैं, थैंक्स टू द डायनामिक ऑफ इंटरनेट एंड इट्स थ्रेट, क्योंकि इंटरनेट जो है वो बहुत ही गहरा कुआं है, उसमें अंदर क्या क्या खतरे मौजूद हैं, अभी कई खतरों का तो शायद हमें ओपनली पता भी नहीं होगा। एक आपने इंटरनेट पर नाम सुना होगा डार्क वेब का, हमें से आधे लोगों को पता ही नहीं है, आधे क्या बहुत सारे लोगों को पता नहीं कि डार्क वेब होता क्या है, इसको कैसे एक्सेस किया जाता है। अगर गलती से किसी बच्चे ने डार्क वेब के ऊपर चला गया, ठीक है, तो वो क्या देख रहा है क्या नहीं देख रहा है किसी को कुछ नहीं पता, उसके ऊपर किस तरीके के लोगों का इन्फ्लुएंस है हमें नहीं पता, ठीक है, और वो शेयर भी नहीं करने देते और उनको इस तरीके से ब्रेन वॉश कर दिया जाता है कि वो अपनी बात बताते भी नहीं है, ठीक है। तो
बच्चे कहाँ से कहाँ चले जाएंगे हमें पता ही नहीं है। तो इंटरनेट की डायनेमिक्स ऐसी है कि वो बहुत गहरा है और इसीलिए कानून जो है इतनी गहराई तक नहीं कुछ भी एक्शन ले पाता। फॉर एनी एफर्ट टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन टू बी इफेक्टिव, बोल रहे हैं कि कोई भी प्रयास बच्चों को बचाने का प्रभावशाली हो, इट मस्ट बिगिन फ्रॉम द होम एंड क्लासरूम। उसकी शुरुआत हमारे घर से, हमारे क्लासरूम से होना चाहिए, यानी कि पेरेंट्स को और टीचर्स को बच्चों को गाइड करना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। जिस तरीके से हम स्कूल्स में गुड टच बैड टच सिखाते हैं, मम्मा घर पे बार बार गुड टच बैड टच के बारे में बताती हैं कि बेटा ऐसे कोई टच करे तो मम्मा को आके बताना है, ये बार बार उनको हैमर किया जाता है बच्चों के दिमाग में। उसी तरीके से इंटरनेट पे इस तरीके के प्रेडेटर्स भी बैठे हुए हैं, इस तरीके के नरभक्षी भी बैठे हुए हैं, ऐसे आपको लर्क करते हैं, ऐसे आपको ललचाते हैं। ये बच्चों को सिखाना भी हम पेरेंट्स की और टीचर्स की जिम्मेदारी है। विद फ्रैंक कॉन्वर्सेशंस बिटवीन चिल्ड्रन, फ्रैंक मतलब ओपन, खुले दिल से एक दोस्त की तरह कॉन्वर्सेशन करना बच्चों में, एंड एडल्ट्स दैट ऑल्सो टेक इन टू अकाउंट द फॉर्मर्स कंसर्न्स एंड एक्सपीरियंसेस। और एडल्ट्स के साथ में एक फ्रैंक ओपन कॉन्वर्सेशन करना जिसमें कि फॉर्मर, ठीक है, फॉर्मर मतलब पहले वालों के पहले वालों की जो चिंताएं हैं, उनके जो एक्सपीरियंस है, उनको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। यही एक बेहतर तरीका होगा। एज जस्टिस शर्मा सेड, दिस वुड इन्वॉल्व टीचिंग चिल्ड्रन अबाउट अप्रोप्रिएट ऑनलाइन बिहेवियर। तो इसमें क्या क्या शामिल होगा? जस्टिस शर्मा ने बताया कि इसमें ये शामिल होगा कि बच्चों को बताना पड़ेगा कि भाई अगर इंटरनेट पे कोई आपसे इस तरीके से बात कर रहा है तो वो अच्छी बात नहीं है, आपको उस बंदे को एंटरटेन नहीं करना। अगर आपसे कोई इस तरीके से बात कर रहा है तो इट इज़ ओके, आप इससे इस तरीके से बात कर सकते हैं, ठीक है। तो वो उनको दायरा बताना पड़ेगा कि इंटरनेट पे बात करने का भी ये तरीका है, या इंटरनेट पे भी आप इन चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। वो उसके अंदर कुछ आपको बच्चों को ये चीज़ें सिखानी पड़ेंगी। रिकग्नाइजिंग वार्निंग साइंस, बच्चों को सिखाना पड़ेगा कि कोई अगर गलत व्यक्ति है तो हमें कैसे पता चल जाए कि ये गलत व्यक्ति है। ऑफ प्रेडेटरी बिहेवियर, प्रेडेटरी मतलब जो दूसरे के ऊपर शिकार करते हैं। एंड अंडरस्टैंडिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्राइवेसी सेटिंग्स एंड ऑनलाइन बाउंड्रीज, और ये समझना ज़रूरी है कि एक प्राइवेसी सेटिंग्स का जो ऑप्शन आता है उसकी इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है और ऑनलाइन हम कहाँ तक बाउंड्री बना सकते हैं। अब आजकल आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे और फेसबुक वगैरह पे कई सारे लोगों ने अपनी प्रोफाइल्स जो है वो प्राइवेट रखी हुई हैं। वो क्यों रखी हुई हैं प्राइवेट? वो इन्हीं कारणों से रखी हुई हैं ताकि कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा आके हमारी प्रोफाइल्स ना छेड़े। अब तो ये चीज़ें जो हैं ये डराने वाली हैं, इसी वजह से आजकल लोगों ने ये प्राइवेसी सेटिंग कर रखी है कि कोई हमारी डिटेल्स ना चुरा ले, राइट। अब आपने उधर सब कुछ लिखा होता है कि मैं फलां डे को इस होटल में चेक इन करा, यहाँ गया वहाँ गया, क्या पता कोई ऐसा साइको बंदा आपके पीछे पीछे आपको फॉलो कर रहा हो। आपने पूरी डिटेल दे रखी है कि मैं इस जगह पे रहती हूँ, अपने घर की पूरी वीडियो बना के दिखाते हैं कि जी ये है हमारा घर, अंदर से ऐसा दिखता है। कोई भी ऐसा गलत थिंकिंग वाला साइको इंसान आपके घर में आके आपको मार के चला जाए, फिर क्या पता चल रहा है, आप किसको पकड़ेंगे, राइट। तो इसलिए इस तरीके की प्राइवेसी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बच्चों को ये चीज़ समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द इंटरनेट इज़ अ रिसोर्स, इंटरनेट एक रिसोर्स है, एक संसाधन है, नॉट जस्ट फॉर एडल्ट्स, केवल बड़ों के लिए नहीं बट ऑल्सो फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए भी, हु रिलाई ऑन इट फॉर एजुकेशन, जो इसके ऊपर एजुकेशन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, सोशलाइजिंग, सेल्फ रियलाइजेशन, इन सब चीज़ों के लिए निर्भर होते हैं। एंड अ फियर बेस्ड अप्रोच वुड ओनली बी काउंटर प्रोडक्टिव, और उनको डरा के कुछ काम करवाना, उनको डरा के इंटरनेट से दूर करना, ये नेगेटिव एस्पेक्ट हो जाएगा। आपने कभी देखा कि आपको जिस काम के लिए मना किया जाता है आपका वही करने का मन होता है ज़्यादा। बच्चों के साथ में ये और ज़्यादा चीज़ होती है क्योंकि उनको एक्सप्लोर करना है, उनको नहीं पता कि आपने मना किया तो क्यों मना किया, ठीक है। आपने बोल तो दिया कि बाहर नहीं जाना, बाहर बुढ़ा बाबा आके उठा के ले जाएगा, लेकिन उनको लॉजिकली नहीं पता। वो बाहर कभी खेलने जाते हैं आपके साथ में, बोलते हैं कि आज तो कोई बुढ़ा बाबा उठा के लेकर नहीं गया, मम्मी तो ऐसी बोलती रहती है कि बाहर जाएंगे तो बुढ़ा बाबा उठा के ले जाएगा, राइट। तो डरा के जो है अप्रोच वो और ज़्यादा हमारे लिए ही नेगेटिव साबित हो सकती है। कंसिडरिंग दैट अ मेजॉरिटी ऑफ चिल्ड्रन इन इंडिया स्टिल आइदर हैव नो और रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू इंटरनेट, और ये बात देखते हुए कि आज भी हिंदुस्तान में मेजॉरिटी ऑफ बच्चे ऐसे हैं जिनके पास या तो फिर बिल्कुल कनेक्शन नहीं है इंटरनेट का, या फिर उनके पास रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस है। रिस्ट्रिक्टेड मतलब पेरेंट्स उनको थोड़ा रोक के रखते हैं कि नहीं लेना फ़ोन, नहीं देखना इंटरनेट, है ना, रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस है इंटरनेट का।
What is called for is a balanced approach that keeps the child safe online while recognizing her right to access the internet. बोल रहे हैं तो हमें ज़रूरत किस चीज़ की है, हमें उनको रिस्ट्रिक्ट नहीं करना, हमें उनको ज़ीरो इंटरनेट पे नहीं लाना, हमें चाहिए अप्रोच बैलेंस्ड. बैलेंस कैसे कि बच्चा इंटरनेट एक्सेस करे, उसका अधिकार है इंटरनेट से छेड़ने का, इंटरनेट को जानने का, समझने का. इंटरनेट के ज़रिए हो सकता है वो बहुत अच्छा पढ़ लिख जाए, है ना, बहुत कुछ नई चीज़ एक्सप्लोर कर ले, राइट, इनोवेट कर ले, लेकिन साथ ही साथ उसे उस इंटरनेट के खतरे और उनको कैसे भांपना है उसके बारे में भी पता होना चाहिए. ठीक है, तो ये था पैसेज. पैसेज बेसिकली आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, कुछ तथ्य बता रहा है कि भाई इंटरनेट में इस तरीके एक क्या हुआ है, केस हुआ जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने कुछ फैसला बताया, कुछ टिप्पणियाँ दी. उन टिप्पणियों के आधार पे राइटर ने आपको कुछ फैक्ट्स बताए, कुछ चीज़ें बताई कि जो आम तौर पे होता है और उससे कैसे बचा जा सकता है, और उसके लिए बच्चों को क्या, हम एज अ पेरेंट, एज अ गार्डियन, हमें क्या करने की ज़रूरत है कि हमारे बच्चे प्रोटेक्टेड रहें. ठीक है. व्हाट इज़ द टोन ऑफ द पैसेज. पैसेज की टोन कैसे है, तो पैसेज की टोन फैक्चुअल यानी कि तथ्य बता रही है, तो तथ्य बता रही है. सिनिकल मतलब होता है कि भाई जो भ्रष्ट है, करप्ट है, तो भ्रष्ट करप्ट नहीं है पैसेज की टोन, राइट. पेसिमिस्टिक नेगेटिव भी नहीं है, ह्यूमरस मजाकिया भी नहीं है. क्या है, फैक्चुअल. ऑप्शन ए इज करेक्ट. What is the main theme of the passage? Evolution of technology and its historical context. कि टेक्नोलॉजी किस तरीके से इवॉल्व हुई और उसका इतिहास क्या रहा. तो ये थोड़ी है पैसेज का मुख्य उद्देश्य. पैसेज का मुख्य थीम तो ये है कि भाई इंटरनेट से जुड़े हुए जो चैलेंजेस वगैरह आते हैं, राइट. चैलेंजेस इन बैलेंसिंग इंटरनेट एक्सेस एंड सेफ्टी फॉर चिल्ड्रन. बिल्कुल करेक्ट है कि इंटरनेट को बैलेंस करने में और बच्चों की सेफ्टी के बीच में और इंटरनेट एक्सेस करने के बीच में बैलेंस बनाने में क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं. ऑप्शन बी इज करेक्ट. According to the passage, what is one of the primary reasons why a fear-based approach to internet safety for children is considered counterproductive? और पैसेज के अनुसार ऐसा क्यों कहा गया कि अगर हम बच्चों को डराएंगे ना तो वो हमारे लिए नेगेटिव हो सकता है साबित. क्यों ऐसा कहा गया? Because it restricts children's ability to use the internet solely for entertainment, neglecting its educational and social value. बोल रहे हैं क्योंकि इससे बच्चे क्या है, रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, वो केवल एंटरटेनमेंट के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे और एजुकेशन और सोशल वैल्यू इसकी नहीं समझेंगे. तो ये इनकरेक्ट है. ठीक है. रिस्ट्रिक्टेड अप्रोच से मतलब ये नहीं कि भाई आप एंटरटेनमेंट देखेंगे और बाकी चीज़ें नहीं सीखेंगे, ये इनकरेक्ट हो जाता है. बिकॉज इट कैन लिमिट चिल्ड्रंस एक्सेस टू इंटरनेट विच इज़ क्रूशल फॉर एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, सोशलाइजिंग एंड सेल्फ रियलाइजेशन. बोल रहे हैं क्योंकि ये बच्चों के हाथ से इंटरनेट छीन लेगा या उसका एक्सेस जो है वो लिमिटेड कर देगा, जो इंटरनेट उन बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, सोशलाइज करने के लिए या फिर खुद को पहचानने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. What does Justice Swarnakanta Sharma suggest as a necessary measure to protect minors in the digital world according to the passage? बोल रहे हैं कि पैसेज के अनुसार जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा जो हैं वो क्या सजेशन देती हैं, क्या सुझाव देती हैं कि भाई डिजिटल वर्ल्ड को कैसे बच्चों को प्रोटेक्ट किया जाए डिजिटल वर्ल्ड से. तो उन्होंने सुझाव दिया कि हमें बच्चों को सिखाना पड़ेगा, हमें उनको ज्ञान देना पड़ेगा कि भाई क्या चीज़ सही है, क्या गलत है, कहाँ आपकी लिमिट सेट होनी चाहिए, कहाँ किस तरीके की बात जो है वो सही है, गलत है. ठीक है. जैसे हम गुड टच बैड टच सिखाते हैं वैसे ही हमें यहाँ पे भी सिखाना चाहिए गुड टॉक बैड टॉक या गुड पर्सन बैड पर्सन कैसे रिकॉग्नाइज करेगा. Minors should be taught to completely avoid any form of digital or online interaction to ensure their safety. ये इनकरेक्ट है. जैसे कि हमने पिछले आंसर में भी देखा कि भाई वो ये बोल रहे हैं कि भाई बच्चों को एजुकेशन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, सोशलाइज करने के लिए बहुत सारी चीज़ों के लिए इंटरनेट ज़रूरी है, तो उनको कम्प्लीटली हम अवॉइड नहीं कर सकते. तो ये इनकरेक्ट हो गया. Minors need to be provided with the knowledge and tools to safely navigate online interactions and recognize potential risk. बिल्कुल करेक्ट है. ऑप्शन बी इज करेक्ट कि हमें बच्चों को ज्ञान देना पड़ेगा, उनको सिखाना पड़ेगा कि भाई नेगेटिव ऑनलाइन इंटरेक्शंस क्या होती हैं, आप रिस्क को कैसे पहचान सकते हैं, कैसे आप गलत लोगों को पहचान सकते हैं. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. What does Justice Sharma imply about the role of education in protecting children online according to the passage?
तो यहाँ पे क्या आएगा, एजुकेशन अबाउट ऑनलाइन सेफ्टी शुड बी फियर बेस्ड। फियर बेस्ड तो होनी नहीं चाहिए। उन्होंने बोला कि अगर फियर बेस्ड अप्रोच रहेगी तो वो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगी, तो ए तो इनकरेक्ट हो गया। एजुकेशन शुड डिस्करेज चिल्ड्रन फ्रॉम यूजिंग इंटरनेट, तो हमने बच्चों का इंटरनेट बंद नहीं करवाना, उनका भी अधिकार है इंटरनेट इस्तेमाल करना और वो बहुत सारी चीज़ें सीखते भी हैं, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया कि डिस्करेज कर दें, भाई बच्चों को मना कर दें कि भाई नहीं जी आप इंटरनेट नहीं यूज़ कर सकते। Online safety education should primarily focus on technical aspects such as cyber security measures and use of complex passwords। इनकरेक्ट है। उन्होंने साइबर सिक्योरिटी का कि भाई पेरेंट्स क्या करें, साइबर सिक्योरिटी का इस्तेमाल करें या फिर कॉम्प्लिकेटेड पासवर्ड लगा दे, बच्चे इंटरनेट देख ही नहीं पाए, तो बात तो वही हो गई ना कि आप बच्चों को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि आप इंटरनेट मत देखो, तो ये इनकरेक्ट है। उनने कहा कि बच्चों को हमें समझाना पड़ेगा भाई कि भाई क्या अप्रोप्रिएट बिहेवियर है क्या नहीं है, किस तरीके से कोई व्यक्ति आपसे बात कर सकता है, किस तरीके से आप अगर कोई आपसे बात करे तो आपको इमीडिएटली उसको रिपोर्ट करना है, वो चीज़ें हमें उसको एडुकेट करनी पड़ेंगी। Children should be educated about appropriate online behavior and warning signs of predatory behavior to effectively manage their own safety. Option D is correct. Based on the passage, which of the following best infers the significance of parental consent in digital protection of children? तो वो उनने पॉस्को एक्ट का और डीपी जो डेटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी एंड डेटा प्रोटेक्शन एक्ट जो है, डिजिटल प्राइवेसी एंड डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, उसका हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि भाई अगर पेरेंटल कंसेंट होगा तो इस तरीके के प्रेडेटरी बिहेवियर जिसमें बच्चों की क्लिप्स को सेक्सुअली उनको अब्यूज़ किया जाए, उनकी क्लिप्स को ऑनलाइन पब्लिश किया जाए, इसके ऊपर प्रावधान है, सज़ा का प्रावधान है, तो वो अच्छी बात है। ठीक है। Parental consent is primarily focused on ensuring that children's activities are closely monitored to prevent them from accessing inappropriate content online। कि बच्चों के ऊपर हमें बारीकी से निगरानी रखनी पड़ेगी कि वे ऑनलाइन वो कुछ ऐसा वैसा कंटेंट ना देख लें, ये तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है। जो पेरेंट्स वर्किंग हैं उनके लिए भी, जो नॉन वर्किंग है ना उनके लिए भी ये पॉसिबल नहीं है कि आप 24 घंटे बच्चे के सर के ऊपर खड़े रहो कि अब ये फ़ोन पे क्या देख रहा है। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट है। Requiring parental consent is a form of legal overreach that unnecessarily complicates the online experience for children and young people। ये incorrect है। वो इस प्रक्रिया को और ज़्यादा जटिल नहीं बनाता और ज़्यादा सुगम बनाता है कि और बच्चों को प्रोटेक्ट करता है मानसिक रूप से। ठीक है, कि भाई वो किसी भी तरीके की हेट ना फेस करे, किसी भी तरीके का क्राइम ना फेस करे जिससे कि वो डर जाए, सहम जाए। ठीक है। Parental consent for processing a child's data as mandated by the DPDP Act is essential for enhancing digital safety। बिल्कुल करेक्ट है कि भाई डिजिटल सेफ्टी को बढ़ाने के लिए पेरेंटल कंसेंट ज़रूरी है। though it does not address all aspects of online threats। हालांकि ऑनलाइन की दुनिया में, डिजिटल की दुनिया में जितने भी खतरे हैं ये उन सब से निपट नहीं सकता, लेकिन अगर पेरेंटल कंसेंट है तो आपके बच्चे की वीडियो इस तरीके से कोई भी अपलोड नहीं करेगा, पब्लिश नहीं करेगा। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। The new financial year has begun with the government finally bringing into effect a policy that will dash सोलर पावर प्रोजेक्ट डेवलपर्स। बोल रहे हैं कि नया फाइनेंशियल ईयर जो है उसकी शुरुआत हुई, गवर्नमेंट ने अंततः एक पॉलिसी प्रभाव में लाई जिसके जरिए दैट विल डैश सोलर पावर प्रोजेक्ट डेवलपर्स। सोलर पावर प्रोजेक्ट डेवलपर्स जो हैं उनको एनेबल करेगी, दैट विल एनेबल हो सकता है, दैट विल हेल्प हो सकता है फ्रॉम डैश इम्पोर्टेड पैनल्स। कि वो फ्रॉम मतलब जुड़ने या अलग होने का भाव है, किससे? इम्पोर्टेड पैनल्स से। ठीक है। द अप्रूव्ड मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स of solar photovoltaic modules requirement for compulsory registration order 2019 requires module makers to dash an inspection of their manufacturing facility। तो कह रहे हैं कि जो approved models and manufacturers of solar voltaic modules, ये एक लॉ है, ऑर्डर है, कब का? 2019 का। इसमें ज़रूरी है requires मॉड्यूल मेकर्स, जो मॉड्यूल मेकर्स होते हैं यानी कि सोलर पैनल के जो मॉड्यूल्स होते हैं उनके बनाने वाले जो होते हैं उनको ज़रूरी है ये कि क्या करें? डैश एंड इंस्पेक्शन ऑफ देयर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़। अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ का इंस्पेक्शन करवाएं। ठीक है, या फिर इंस्पेक्शन के लिए मंजूरी दें, स्वीकृति दें, ऐसा कुछ होगा यहाँ पे।
बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी, किसके ज़रिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी के ज़रिए वो अपना इंस्पेक्शन करवाएं. Being on the list as an approved manufacturing facility certifies a company as legitimately manufacturing solar panels within its dash. अगर कोई कंपनी अप्रूव्ड वाली लिस्ट में आ जाती है कि भाई हाँ जी इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को सर्टिफिकेट, मतलब उसका क्या होगा कि इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को ये सर्टिफिकेट मिला है कि भाई ये कंपनी असल में वास्तविक रूप में अपने ऑफिस कंपनी प्रेमाइसिस के अंदर, अपने फैक्ट्री प्रेमाइस के अंदर ही सोलर पैनल बनाती है और बाहर से इंपोर्ट नहीं करती, एंड नॉट इंपोर्टिंग मॉड्यूल्स, बाहर से इंपोर्ट नहीं करती. The major advantage is eligibility to dash for government tenders for its flagship solar energy programs. सबसे बड़ा इसमें एडवांटेज क्या है कि ऐसी कंपनीज जिनको अप्रूव लिस्ट में शामिल किया गया है, जिनको अप्रूवल मिला है कि जी हाँ इनके पास में वाकई में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है और यहीं पे मैन्युफैक्चर करते हैं, बाहर से नहीं मंगवाते, वो गवर्नमेंट टेंडर्स में भी अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए भी वो वैलिड रहेंगे. और ख़ास तौर पे सरकार का जो एक फ्लैगशिप प्रोग्राम, एक बहुत महत्वाकांक्षी सोलर एनर्जी प्रोग्राम चल रहे हैं, उनके लिए वो एलिजिबल होंगे. दिस इंक्लूड्स द रिसेंटली अनाउंस्ड पीएम सोलर रूफटॉप स्कीम, जिसमें कि अभी हाल फिलहाल में अनाउंस किया गया, घोषणा किया गया पीएम सोलर रूफटॉप स्कीम भी शामिल है. सबसे पहले द न्यू फाइनेंशियल ईयर हैज़ बिगन विद द गवर्नमेंट फाइनली ब्रिंगिंग इनटू इफेक्ट अ पॉलिसी दैट विल डैश. अब क्या करेगी ये सोलर डैश सोलर प्रोजेक्ट डेवलपर्स. पैट्रनेज, सबसे पहले है पैट्रनेज. तो पैट्रनेज का मतलब क्या होता है कि भाई वो क्या करेंगे, समर्थन देंगे. तो वो समर्थन नहीं देंगे, उनको इंपोर्ट करने से रोकना है, ठीक है. तो दैट विल स्टॉप होगा, डिस्करेज होगा. एनकरेज मतलब प्रोत्साहित करना, एडवांटेज मतलब अपर हैंड देना, लाभ उठाना. डिस्करेज मतलब हतोत्साहित करना. तो यहाँ पे उनको हतोत्साहित किया जाएगा ना, मना किया जाएगा कि आप बाहर से मत खरीदो, सो उनको डिस्करेज किया जाएगा. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. डिस्करेज सोलर पावर प्रोजेक्ट डेवलपर्स फ्रॉम डैश इम्पोर्टेड पैनल्स. तो रिलाइंग ऑन, उनके ऊपर भरोसा करना. कवरिंग अप मतलब किसी के लिए कवर अप करना, छिपाना. लीडिंग टू मतलब जिसके परिणाम स्वरूप कुछ होए. स्टम्बल अपॉन का मतलब होता है अचानक मिलना, ठीक है. और रिलाइंग ऑन यानी कि भरोसा करना, निर्भर होना. तो इम्पोर्टेड पैनल्स के ऊपर वो ना निर्भर हो, इसके लिए ये नियम बनाया गया है. ऑप्शन डी इज करेक्ट. The approved models and manufacturers of solar photovoltaic modules requirement for compulsory registration order 2019 requires module makers to dash an inspection of their manufacturing. Submit to मतलब प्रस्तुत होना, ठीक है. किसी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत होना, किसी प्रक्रिया के अंतर्गत प्रस्तुत होना. तो वो प्रस्तुत हो, कहाँ पे प्रस्तुत हो, अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के लिए वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी के आगे प्रस्तुत हो, उनको बोलें कि भाई यहाँ पे इंस्पेक्शन करो. सो ड्यू टू इसकी वजह से. बिगिन टू मतलब किसी चीज़ की शुरुआत होना, ठीक है. और ऐड टू किसी में कुछ और ऐड करना. तो यहाँ पे ऑप्शन ए सबमिट टू इज करेक्ट. Being on the list as an approved manufacturing facility certifies a company as legitimately manufacturing solar panels within its premises. Premises मतलब जैसे कि कैंपस, कि उनके अपने कैंपस में हो रहा है. तो उनका जो ऑफिस का दायरा है, ऑफिस की बिल्डिंग है, कोई बहुत बड़ा प्लॉट है, कहीं भी है, एक कमरे का मकान है, कहीं पे भी, लेकिन उनके ऑफिस के दायरे के अंदर हो रहा है ये. रीअसेस मतलब किसी चीज़ को दोबारा से मूल्यांकन करना. प्रेमाइसेस यानी कि इमारत का क्षेत्र जो होता है. रिपोजिशन का मतलब होता है किसी चीज़ को दोबारा अपने अधिकार में लेना. अपील्स मतलब अपील करना. तो यहाँ पे ऑप्शन बी प्रेमाइसेस इज करेक्ट. The major advantage is eligibility to dash for government's tenders for its flagship solar energy programs. Constant मतलब निरंतर, ठीक है. abode मतलब घर, किसी चीज़ का निवास. complete मतलब पूरा, और compete मतलब भाग लेना. तो यहाँ पे ऑप्शन डी compete इज करेक्ट, कि वो compete कर सकते हैं गवर्नमेंट टेंडर्स के लिए भी. ऑप्शन डी इज करेक्ट. अब पैरा जंपर का क्वेश्चन है, हमें रीअरेंज करना है, ठीक है.
वेयर दे आर बीइंग फोर्स टू कमिट, जहां पे उनको फोर्स किया जाता है कि वो करें, क्या करें। Thousands of Indians find themselves, हजारों की संख्या में भारतीय अपने आप को पाते हैं, कहाँ पाते हैं, स्ट्रैंडेड इन म्यांमार एंड कंबोडिया, म्यांमार और कंबोडिया में फंसे हुए पाते हैं। ऑनलाइन फ्रॉड एंड डिसेप्शन, तो कमिट ऑनलाइन फ्रॉड एंड डिसेप्शन की उनको फोर्स किया जाता है कि वो ऑनलाइन फ्रॉड करें, धोखाधड़ी करें, ठीक है, इसके लिए उनको फोर्स किया जाता है। यानी कि पी के बाद में क्या आएगा, एस के बाद में एस आएगा। और दूसरा हमारा लिंक बन रहा है फाइंड देमसेल्व्स स्ट्रैंडेड इन म्यांमार एंड कंबोडिया, तो यानी कि क्यू के बाद आर आएगा, ठीक है, क्यू के बाद आर आ रहा है, पी के बाद एस नहीं आ रहा, इनकरेक्ट है। आर पहले आ रहा है, क्यू बाद में आ रहा है, इनकरेक्ट है। क्यू के बाद में पी आ रहा है, पी के बाद में एस आ रहा है, लेकिन क्यू और आर के बीच में गैप है, इनकरेक्ट है। क्यू के बाद में आर और पी के बाद में एस आ रहा है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अहेड ऑफ इट्स मर्जर, अपने मर्जर से पहले, एज इट ग्रैपल्स विद चैलेंजेस, जैसे क्योंकि वो जूझ रहा है चैलेंजेस से, विस्तारा एयरलाइंस इज फेसिंग टफ टाइम्स, विस्तारा एयरलाइंस बहुत ही मुश्किल समय से जूझ रही है विद एयर इंडिया, एयर इंडिया के साथ में। तो विस्तारा एयरलाइंस जो है वो मुश्किल समय से जूझ रही है, आर, क्योंकि ये चैलेंजेस जो है फेस कर रहे हैं, ठीक है, ये होगा क्यू। कब, अपने मर्जर से पहले, और किसके साथ होना इनका मर्जर, एयर इंडिया के साथ में, यानी कि पी के बाद में एस, आर के बाद में क्यू, यहाँ पे आर के बाद में एस आ रहा है, पी के बाद में क्यू, इनकरेक्ट। आर के बाद में क्यू, पी के बाद में एस, ऑप्शन बी इज करेक्ट। द जॉइंट एफर्ट्स मेड बाय इंडियन एयरफोर्स एंड, अब जॉइंट मतलब दो लोगों का मिश्रण होगा, ठीक है, कि जॉइंट एफर्ट है, मैंने और आपने जॉइंटली ये वेंचर खोला है, ये कंपनी खोली है, तो दो लोगों का मिक्सचर है ना, तो जॉइंट एफर्ट्स में इंडियन एयरफोर्स तो एक आ गया, एंड के बाद में दूसरा कौन आएगा, एंड आगे देखते हैं। द इंडियन नेवी टू फ्री द मर्चेंट वेसल MV रुआन फ्रॉम पायरेट्स इन द अरेबियन सी, तो हमें पता चल गया इंडियन एयरफोर्स के बाद में क्या आएगा, इंडियन नेवी, इन दोनों का जॉइंट वेंचर था, ये जॉइंट मर्जर था, जॉइंट एफर्ट था, प्रयास था, यानी कि पी के बाद में आएगा क्यू। क्या, किस चीज का प्रयास था, कि एक मर्चेंट वेसल मतलब मालवाहक जहाज, क्या नाम है उसका, MV रुआन, ठीक है, MV रुआन, MV क्या होता है, मर्चेंट वेसल, ये MV मर्चेंट वेसल का ही शॉर्ट फॉर्म है, रुआन उसका नाम था, उसको अरेबियन सी में लुटेरों से बचाने का एक प्रयास किया गया, तो पी के बाद में क्यू। अब यहाँ पे क्यू पहले आ रहा है, पी बाद में आ रहा है, यहाँ पे पी के बाद में क्यू आ रहा है, यहाँ पे क्यू पहले पी बाद में, और यहाँ पे पी के बाद में क्यू, तो या तो ऑप्शन बी होगा या ऑप्शन डी होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, मैरीटाइम सिक्योरिटी मेजर्स एंड इंटर सर्विस कोलैबोरेशन रिसेंटली आर शाइनिंग एग्जाम्पल ऑफ इफेक्टिव, तो ये हाल बोल रहे कि मैरीटाइम सिक्योरिटी, मरीन की सुरक्षा मेजर्स, सुरक्षा के जो कदम होते हैं वो, और इंटर सर्विस कोलैबोरेशन, यानी कि दो लोगों के बीच में, दो सर्विसेज के बीच में एक साथ कोलैबोरेशन होना, रिसेंटली आर, ये हाल फिलहाल में एक शाइनिंग एग्जाम्पल है किस चीज का, ऑफ इफेक्टिव मैरीटाइम सिक्योरिटी मेजर्स एंड इंटर सर्विस कोलैबोरेशन, यानी कि आर के बाद में, सॉरी एस के बाद में आर आएगा, ठीक है। तो पी के बाद में क्यू और एस के बाद में आर। अब बी में क्या आ रहा है, बी में आ रहा है पी के बाद में क्यू, ये तो आ रहा है, लेकिन आर एस से पहले आ रहा है, जबकि हमारा एस के बाद में आर आएगा, तो ये इनकरेक्ट हो गया। पी के बाद में क्यू, एस के बाद में आर, ऑप्शन डी इज करेक्ट। मीनाक्षी स्वीप्स द बॉल एक्सीलेंटली व्हेन शी डैश एन ऑफ स्पिन डिलीवरी, मीनाक्षी जो है बॉल को एकदम आसानी से स्वीप करते हैं, बहुत प्रभावशाली ढंग से, एक्सीलेंटली वो स्वीप करती हैं जब उनको मिलती है, ठीक है, उनको ऑफ स्पिन डिलीवरी मिलेगी तभी वो स्वीप करेंगे ना, तो व्हेन शी गेट्स एन ऑफ स्पिन डिलीवरी। अब गेट्स क्यों आया, क्योंकि टेंस जो है वो प्रेजेंट टेंस है, इसलिए क्या आएगा, गेट्स आएगा, सो ऑप्शन डी गेट्स इज करेक्ट। विल गेट फ्यूचर का है, हैज गॉट पास्ट का बता रहा है, गॉट पास्ट का बता रहा है, तो ऑप्शन डी गेट्स इज करेक्ट। हर मदर ऑलवेज एनकरेज्ड द आइडिया ऑफ अर्ली मैरिज, एंटोनिम बताना है। अब किसी चीज को आप प्रोत्साहित कर रहे हैं तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, हतोत्साहित करना, निराश करना, ठीक है। एनकरेज मतलब मोटिवेट करना, प्रेरित करना, बढ़ावा देना, तो मोटिवेटेड इसका सिनोनिम है, मतलब प्रेरित करना। सपोर्टेड मतलब आप किसी चीज को बढ़ावा दे रहे हैं, आप उसके पक्ष में हैं। चीयर्ड, आपके मनपसंद कोई चीज हो जाए तो आप खुश होते हैं ना, चीयर करते हैं, तो वो चीयर्ड। डिस्करेज मतलब मना करना, निराश करना, तो ऑप्शन डी डिस्करेज इज द एंटोनिम फॉर एनकरेज्ड।
एपैथी का हमें सिनोनिम बताना है, तो एपैथी का मतलब क्या होता है? उदासीनता। एम्पैथी मतलब दूसरे के प्रति सहानुभूति रखना। इंडिफरेंस मतलब उदासीनता। एवर्जन मतलब घृणा करना। हॉस्टिलिटी मतलब किससे दुश्मनी रखना। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इंडिफरेंस इज करेक्ट। टू फेस द म्यूजिक का मतलब होता है कि जो भी अपनी गलती है उसको मानना, उसके जो भी चैलेंजेस होते हैं उसको स्वीकार करना। नॉट नोइंग द रियल कॉर्ड्स इन म्यूजिक, कि म्यूजिक में आपको असली तार, असली धुन का पता ही ना हो, तो ये इनकरेक्ट है, क्योंकि ये म्यूजिक बोल तो रहे हैं पर इसका म्यूजिक से कोई लेना देना नहीं है। बारिंग द इंटायर ऑडियंसेस व्यू एट द कॉन्सर्ट, की जो भी ऑडियंस है उसका ओपिनियन जो है, उसका व्यू जो है वो मायने नहीं रखता, उसको मना कर देना, रद्द कर देना। बीइंग चैलेंज टू अ म्यूजिक कॉम्पिटिशन, किसी को किसी म्यूजिक कॉम्पिटिशन के लिए चैलेंज किया गया हो उसको बोलते हैं टू फेस द म्यूजिक, इनकरेक्ट है। टू बियर द नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रॉन्गफुल एक्शंस, बिल्कुल करेक्ट है, कि अपने गलत कर्मों का दुष्परिणाम भुगतना। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। The new building was being constructed by the construction workers। अब एक्टिव वॉइस में जब कन्वर्ट करते हैं तो by के बाद में जो भी पार्ट होता है वो क्या होता है? हमारा सब्जेक्ट। क्या होगा ये? हमारा सब्जेक्ट। द कंस्ट्रक्शन वर्कर्स क्या होगा? हमारा सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट जब एक्टिव वॉइस में करना है तो सब्जेक्ट पहले आएगा। द कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, अब क्योंकि वर्कर्स है, प्लूरल है, एक वर्कर नहीं है कंस्ट्रक्शन का, प्लूरल है, यहाँ पे वॉस था, क्या आ जाएगा? वर। क्या कर रहे थे? वर क्या कर रहे थे? वर्ब कहाँ है? कंस्ट्रक्टेड, बिल्डिंग बनाई जा रही थी तो बिल्डिंग बनाई गई, राइट? तो वर कंस्ट्रक्टिंग द न्यू बिल्डिंग, वर कंस्ट्रक्टिंग द न्यू बिल्डिंग। द कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वर कंस्ट्रक्टिंग द न्यू बिल्डिंग, ऑप्शन ए इज करेक्ट। रैपिड में बी रिप्लेस्ड बाय, अब रैपिड का यानी कि सिनोनिम बताना है। रैपिड मतलब एकदम तेजी से, रैपिडो याद है कि तेजी से आपके घर पे खाना पहुंच जाएगा या जो भी सामान है वो पहुंच जाएगा, तो रैपिडो मतलब फास्ट। ठीक है, फास्ट डिलीवरी। तो फास्ट का सिनोनिम क्या होगा? ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे। लेजिटिमेट मतलब वास्तविक में, असल में। आर्टिस्टिक का मतलब होता है कि कोई नेचुरल क्रिएटिव स्किल हो उसको उजागर करना। स्पीडी मतलब तेज गति से, तो यहाँ पे ऑप्शन डी स्पीडी इज करेक्ट। ही यूज्ड टू कमिट 1 थेफ्ट अ ईयर ऑन एवरेज, वो एवरेजली मतलब एवरेज अगर निकाले तो साल में एक चोरी करता था। द स्टोलन मनी लास्टेड फॉर द ईयर, और जो चोरी करता था वो पैसा लगभग एक साल उसका चल जाता था। ही चोज द हाउस एट शॉर्टओवर ग्रेंज टू कमिट हिज नेक्स्ट बर्गलरी, बोल रहे हैं कि उसने लूटपाट करने के लिए एक घर चुना शॉर्टओवर ग्रेंज में। शॉर्टओवर का मतलब होता है जो तीखी पहाड़ी के ऊपर कोई चीज़ हो, कोई घर हो। ठीक है, अब ये शॉर्टओवर जो है ग्रेंज, ये एक जगह का नाम है लंदन के पास में। ठीक है, वहाँ पे उसने एक घर सेलेक्ट करा कि मैं अगली चोरी इस घर में करूँगा। ही स्टडीड द डिज़ाइन ऑफ द हाउस केयरफुली फॉर अ फोर्टनाइट, फोर्टनाइट होता है 15 दिनों का अंतराल, तो उसने लगभग 15 दिनों तक उस घर के डिज़ाइन को अच्छी से बारीकी से समझा, पढ़ा। He found that the family had gone to London, उसको पता चला कि परिवार जो है पूरा का पूरा वो लंदन गया है। And the servants to the movie, और जो सर्वेंट्स हैं वो मूवी देखने गए हैं। He broke into the house one afternoon, वो उस घर में घुस गए दोपहर को। He hoped to get 15,000 pounds worth of jewels from the safe, उसको उम्मीद थी कि वो उसको सेफ से लगभग 15,000 पाउंड्स के गहने मिल जाएंगे, पर उसको शायद नहीं मिला होगा। तो हमारा अरेंजमेंट क्या बन रहा है? ए बी सी डी, यानी कि जिस सीक्वेंस में लिखा हुआ है उसी सीक्वेंस में हमारा अरेंजमेंट बन रहा है। तो ए बी सी डी कहाँ है? ये बी से स्टार्ट हो रहे हैं, डी से स्टार्ट हो रहे हैं, बी से स्टार्ट हो रहे हैं, ए बी सी डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्रॉनिक इन्फेक्शन सच एज टाइफाइड, क्रॉनिक मतलब जो बड़े लंबे समय तक चल रहे हैं, जो ढीठ है, जो जाना नहीं चाहते, इजीली जाते नहीं, तो क्रॉनिक इन्फेक्शंस जैसे कि टाइफाइड हो गया, चिकन पॉक्स हो गया और दूसरे हैं, फॉर एग्जाम्पल आर नो लॉन्गर फियर्ड, कि उदाहरण के तौर पे अब इनसे डरते नहीं लोग। तो ये एग्जाम्पल किसी चीज़ के आपने डेफिनेशन दी होगी, कुछ बताया होगा, उसके बारे में ही एग्जाम्पल देंगे ना, तो ए हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा।
A factor contributing to rapid rise of population in recent years has been the drop in death rate. बोल रहे हैं कि एक जो फैक्टर है जिसकी वजह से हमारे हाल फिलहाल के सालों में पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, वो क्या है, वो एक महत्वपूर्ण फैक्टर क्या है कि भाई जो लोगों की मृत्यु दर है वो कम हो गई है. Because of medical breakthroughs, the death rate has decreased. क्योंकि हमने मेडिकल की फील्ड में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें उपलब्ध कर ली हैं, तो इसलिए जो डेथ का दर है वो बहुत कम हो गया है. In 2001, the death rate in India was approximately 8.5% per thousand per people. और 2001 में हिंदुस्तान में डेथ रेट जो था वो 8.5 हजार लोग 8.5 था प्रति 1000 लोगों के ऊपर, यानी कि प्रति 1000 लोगों में से 8.5 लोगों की मृत्यु होती थी. ठीक है, अब देखो यहाँ पे सबसे पहला इंट्रोडक्शन कहाँ दिया गया, ऑप्शन बी में, जहाँ पे बताया गया कि पॉपुलेशन बढ़ने का एक कारण क्या है. हम समझ गए कि पॉपुलेशन बढ़ने का कारण इसमें बताया गया कि डेथ ही कम हो रही है तो पॉपुलेशन तो बढ़ेगी. ठीक है, अब क्यों बोला गया, क्योंकि 2001 का डेटा बताता है कि प्रति 1000 व्यक्ति पे केवल 8.5% ही डेथ रेट रहा. ठीक है, ये हो गया सेकेंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट हो गया क्यों है डेथ रेट कम, क्योंकि भाई हमने मेडिकल की फील्ड में बहुत चीज़ें हासिल करी हैं, बहुत अच्छा वहाँ पे हमें कुछ इनोवेशंस डेवलपमेंट्स हमने करी हैं, और इस वजह से अब हम क्रॉनिक इन्फेक्शंस जो मतलब बड़े लंबे समय से चली आ रही बीमारियां हैं, जो बड़ी ढीठ किस्म की बीमारियां थी, अब उनसे हम डरते नहीं हैं. तो हो गया ये फोर्थ पॉइंट. तो अरेंजमेंट क्या बन रहा है, बी डी सी ए. बी डी सी ए ऑप्शन ए इज करेक्ट. मनीषा इज अ बिलीवर ऑफ फेट. बिलीवर ऑफ फेट मतलब कि भाई किस्मत में जो लिखा है वही होगा, इस चीज़ में कोई व्यक्ति विश्वास करता है. तो इस अगर बात में कोई व्यक्ति विश्वास करता है तो उसको बोला जाता है फेटलिस्ट, क्योंकि वो भगवान के ऊपर, किस्मत के ऊपर भरोसा कर रहा है, यानी कि भगवान ने हमारी किस्मत लिखी और उसमें जो लिखा है वही होगा, यानी कि फेटलिस्ट. मिनिमलिस्ट. मिनिमलिस्ट वो व्यक्ति जो फिजूल चीज़ें इकट्ठा करने में विश्वास नहीं रखता. वो सोचते जितना मेरी रिसोर्सेज हैं, जितना मेरे को ज़रूरत है उतना ही सामान हो, कम से कम सामान हो, ठीक है, कम से कम चीज़ें हों. सो सोशलिस्ट. सोशलिस्ट एक ऐसा व्यक्ति जो समाज के ऊपर विश्वास करता है, कम्युनिटीज़ में रहना चाहता है, लोगों के बीच में रहना चाहता है, व्यवहार करना चाहता है, वो सोशलिस्ट. फेटलिस्ट यानी कि अ बिलीवर ऑफ फेट. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. कैटलिस्ट. कैटलिस्ट क्या होता है, कोई भी केमिकल प्रोसेस को फास्ट अप तेज करने के लिए एक कैटलिस्ट डाला जाता है जो एक तरह का एंजाइम होता है. सो ऑप्शन सी फेटलिस्ट इज करेक्ट. डॉक्टर जॉयस is studying an experiment in his laboratory. पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है. स्टडिंग क्या है, हमारा वर्ब है. ठीक है, इज हेल्पिंग वर्ब है. डॉक्टर जॉयस हमारा सब्जेक्ट है. क्या कर रहे हैं, एन एक्सपेरिमेंट. एक्सपेरिमेंट क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है. एन क्या है, आर्टिकल है. कहाँ पे कर रहे हैं, अपनी लेबोरेटरी में कर रहे हैं. तो अब एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो एन एक्सपेरिमेंट आगे आ जाएगा. सो एन एक्सपेरिमेंट. इज हेल्पिंग वर्ब रहेगा. इज बीइंग कंडक्टेड, क्योंकि कंटिन्यूस फॉर्म में है तो इज बीइंग स्टडिंग. एन एक्सपेरिमेंट इज बीइंग स्टडीड बाय किसके द्वारा, डॉक्टर जॉयस इन हिज लेबोरेटरी. एन एक्सपेरिमेंट इज स्टडीड नहीं आएगा, वॉज पास्ट की घटना नहीं है. एन एक्सपेरिमेंट इज बीइंग स्टडीड बाय डॉक्टर जॉयस इन हिज लेबोरेटरी. ऑप्शन सी इज करेक्ट. यू कैन फूल सम ऑफ द पीपल ऑल द टाइम. आप कुछ लोगों को अक्सर बेवकूफ़ बना सकते हैं. जैसे कुछ बुद्धू किस्म के लोग होते हैं जो अक्सर आपकी बातों में आ जाते हैं, आप उनको हमेशा बुद्धू बना लेंगे. एंड ऑल द पीपल सम टाइम, और कई दफ़ा ऐसा होगा जब आपने पूरी की पूरी भीड़ को बुद्धू बना लिया. ठीक है, लेकिन आप हर एक व्यक्ति को, सभी लोगों को हर समय बेवकूफ़ नहीं बना सकते. ठीक है, कोई ना कोई जब आप बनाने की कोशिश करोगे, कोई ना कोई एक सियाना बंदा निकल कर आएगा जो आपकी बात के काट निकाल देगा. ठीक है, मतलब आपकी बात को कट करने की उसमें हिम्मत होगी, आपकी बेवकूफ़ी से बचने की, आप जो हम मूर्ख बना रहे हैं उससे बचने की उसमें हिम्मत होगी. ठीक है, सो यहाँ पे कोई एरर है या नहीं है वो हमें बताना. तो इसमें कोई एरर नहीं है, करेक्ट है ये. ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. दैट्स ऑल. आज के पैसेज में इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग. बाय बाय.